नमस्कार। आज बच्चों आपसे हम बहुत अच्छे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। संधारित्र का चैप्टर है ना, उसमें से कुछ इस बार 30% कोर्स को ऑफ किया गया, 70% की हम चर्चा करेंगे और वन शॉट में करेंगे आज ही पूरा चैप्टर एक साथ। ठीक, उसको आपको पहले भी चर्चा की मैंने इसकी, आज फिर आपसे चर्चा कर रहा हूँ जिससे कंफर्म आपका हो जाए। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है संधारित्र का, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कोई चलता फिरता कोई भी पूछता है हमसे कि भाई कैपेसिटर किसे कहते हैं, मतलब बातचीत चलते चलते हो रही है तो क्या होगा, कैपेसिटर किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसा सरल उपकरण है जिसके द्वारा जिसमें आवेश को संचित किया जा सकता है और जिसमें ऊर्जा को भी हम स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। कभी कभी देखा ना, पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, पंखा चल रहा था अच्छा खासा, कभी कभी उसमें एक सिल्वर कलर की डिब्बी सी लगी रहती है। कभी कभी जब उसे लाइट चली गई तो उसमें अगर हमने कैपेसिटर छू दिया ना, कैपेसिटर होता है तो वो करंट लग जाता है हमें, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर रहती है। उस स्टोर एनर्जी का हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते क्या? ठीक, तो मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में बात करूंगा, विभिन्न विषयों की। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। समांतर प्लेट, कौन सी प्लेट? समांतर। और जैसे दो प्लेट है, एक प्लेट को मैंने कह दिया x और एक प्लेट को मैं कह देता हूं y, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल a है। ठीक, एक प्लेट के बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और दूसरी प्लेट को बाहर से आवेशित किया जाता है। मान लिया प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक, जब हम इसे धनावेशित करेंगे पहली प्लेट को, तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर -q आवेश अपने आप आ जाएगा और बाहरी पृष्ठ पर +q आवेश आएगा जो पृथ्वी में चला जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? ऐसा होता है, यानी आवेश को ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक, आवेश को क्या करना पड़ता है? और आपको याद होगा मैंने बताया था, जब विभव पढ़ाया था अभी 1-2 दिन पहले, तो मैंने बताया था कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है ना। कहा जा, वह कार्य ही आवेश में ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो जब ये आवेश को हम ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, तो क्या होगा, कार्य तो करना पड़ेगा और वो कार्य ही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना। कहाँ संचित होगा? बीच के माध्यम में, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होगा। ठीक, पहले मैं आर्टिकल की बात कर लूं। इन प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यह हम पहले चैप्टर में सीख चुके हैं। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता था E = σ/ε0 के। सिग्मा पृष्ठ घनत्व को कहते हैं और पृष्ठ घनत्व की वैल्यू होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो यहाँ पर E की वैल्यू आया Q/, सिग्मा की जगह Q/A लगाएंगे तो K/ε0 आया। प्लेटों के बीच विभवांतर तो हो गई, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, थोड़ा शॉर्ट में आज बताऊंगा क्योंकि ये चैप्टर पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैं केवल आज विशेष रूप से आपसे इनके न्यूमेरिकल की बात करूंगा। विभवांतर का फॉर्मूला होगा V = ED होता है, तो V = E की जगह क्या आया, Q/K/ε0AD। इस Q को V के नीचे ले जा सकता हूं मैं, है ना। Q को कहाँ ले जा सकता हूं, V के नीचे ले जा सकता हूं। तो यहां से V/Q की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, D/K/ε0A। उत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, K/ε0A/D। और Q/V की फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, धारिता होती है, कैपेसिटी होती है। Q = CV होता है और C = Q/V, तो C बराबर आ गया K/ε0A/D। अब देखो बच्चों, अब इनके ऊपर जो संधारित्र के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अगर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर क्वेश्चन आया तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, है ना। K क्या है, इन प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका पराविद्युतांक, है ना। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आप इसका जवाब देने से पहले माइंड मेकअप कर लें। पहले लिखना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = K/ε0A/D। फिर नीचे लिखना संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, नंबर 1,
प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक पर। नंबर 2, प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर। नंबर 3, प्लेटों के बीच की दूरी पर। बोलो बच्चों, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आप जवाब देंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर जितने ज़्यादा परावैद्युतांक वाले माध्यम हम भरेंगे उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर 2, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर। नंबर 3, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर। प्लेटों के बीच की दूरी। तीसरा क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन आया, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, धारिता दूरी का उल्टा है। दूरी आधी करी है तो धारिता दुगनी होगी। दूरी तिहाई करोगे, धारिता 3 गुनी होगी। दूरी दुगनी करोगे, दुगनी, तो धारिता आधी होगी। बात क्लियर हो गई जी? बात क्लियर हुई? अगर वो परावैद्युत पदार्थ धातु है तब क्या होगा? और पूरा भरा हुआ है धातु, तो धातु के लिए K का मान अनंत होता है। धातु के लिए K का मान अनंत होता है और धारिता भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? और अगर पूर्ण रूप से वायु भरी है, नहीं है पदार्थ, अगर पूर्ण रूप से वायु भरी है तो वायु के लिए होगा K बराबर 1 और धारिता होगी, K की जगह 1 लगाऊंगा, ε0A/T। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि डायरेक्ट भी फॉर्मूला आ सकता है, ये परावैद्युत पदार्थ होने पर है और ये धारिता वायु होने पर है। यानी जब परावैद्युत पदार्थ भरा तो धारिता K गुनी हो गई। कितनी गुनी हो गई? ये भी मैं अभी बताऊंगा धारिता क्यों बढ़ जाती है परावैद्युत पदार्थ रखने पर उससे पहले एक आर्टिकल आगे मैं करता हूं इसी को। एक आर्टिकल ये भी आता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा है जिसकी प्लेटों के बीच सारे में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है, पूर्ण रूप से नहीं भरा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूर्ण रूप से नहीं भरा है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आंशिक रूप से भरा है। मान लिया यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ है और वो परावैद्युत पदार्थ केवल T मोटाई तक भरा है। कहाँ तक? और बाकी इधर उधर कौन है? वायु है। और केवल परावैद्युत पदार्थ भरा है, T मोटाई तक भरा है परावैद्युत पदार्थ, है ना? तो यानी कहने का मतलब क्या है, अब समांतर प्लेट संधारित्र में जो प्लेटें हैं उनके बीच 2 माध्यम हो गए। 2 माध्यम, एक तो हो गया परावैद्युत पदार्थ और एक हो गया वायु। ठीक, वायु के लिए K का मान क्या होता है? 1। यानी यहां मैं लिख सकता हूं वायु है और वायु के लिए K का मान 1 है ना? और वायु कितनी दूरी में है? प्लेटों के बीच की दूरी d थी, पट्टी की मोटाई t है, तो बाकी वायु कितनी दूरी में हुई? d - t दूरी में वायु है। ये किसके लिए है? वायु के लिए। और पदार्थ के लिए क्या है? बोलो, पदार्थ के लिए क्या होगा? K की जगह तो K लगेगा और जो बीच की दूरी है वो क्या लगेगी? T। ठीक, क्यों? क्यों? पदार्थ तो केवल T मोटाई तक है। ठीक, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है, देखो बच्चों, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, कल भी बताया था और आज फिर दोबारा बताया था। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है E बराबर σ/ε0 के। क्या होता है? E बराबर क्या होता है? σ/ε0 के। E की जगह लगा सकता हूं, सिग्मा की जगह लगा सकता हूं Q/A। क्या लगा सकता हूं? Q/A लगा सकता हूं। जब वायु है तो वायु के लिए K की जगह 1 लगेगा, तो यानी E1 जो पहली स्थिति वायु वाली है, वायु के लिए K की जगह 1 लगाऊंगा मैं, है ना? ये वायु के लिए है। किसके लिए? और जो पदार्थ भरा है उस पदार्थ के लिए लगाऊंगा Q/K/ε0A। बोलो, क्लियर हुई बात या नहीं? बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब प्लेटों के बीच अगर मैं बात करता हूं, प्लेटों के बीच किसकी? विभवांतर की। जैसे मैंने पहले बात की थी, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? देखो, पहले तो जनरल फॉर्मूला था एक, V बराबर ED बताया था, परंतु अब मुझे V बराबर EdV 2 जगह लिखना पड़ेगा। 2 जगह क्यों लिखना पड़ेगा? 1 E1 D1 तो लगाऊंगा वायु के लिए, किसके लिए? और प्लस E2 D2 लगाऊंगा पदार्थ के लिए।
क्लियर? अब आपने पहले भी पढ़ा है वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है प्लेटों के बीच, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A, और वायु कितनी दूरी में है, D माइनस टी। वायु कितनी दूरी में है, D माइनस टी, और यहाँ पर पदार्थ Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A, और पदार्थ की मोटाई T तक है। दोनों में Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, आया। यहाँ क्या बचता है, D माइनस टी, और यहाँ क्या बचता है, T बाई K। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ देखते हैं हम Q को V के नीचे ले जाते हैं। V बटे Q बराबर आया, ऊपर तो आता है D माइनस टी प्लस T अपॉन K, और नीचे आता है एप्सिलॉन नॉट A। उल्टा कर लेते हैं इसे, है ना? तो ये D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्लियर है जी बात यहाँ पर? क्लियर है? चलो, किसी को कुछ समस्या बैठने में हो रही है तो जा सकता है बच्चा। कभी कोई समस्या हो, खांसी जुकाम, या कोई आप बातचीत करना चाह रहे हैं कोई आपस में, तो बाहर कर सकते हैं। Q बटे V का मान होगा C के बराबर, और ये धारिता का फॉर्मूला आ गया। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया है ना? अगर देखो प्लेटों के बीच पदार्थ ही नहीं है, वायु ही वायु है, तो इसका मतलब T के बराबर 0 रख सकता हूं मैं। T को क्या रखूंगा, जब पदार्थ ही नहीं है। और अगर पूरे में पदार्थ भरा है तो T और D आपस में बराबर है। अगर प्लेट धातु की है, काहे की है, जो पदार्थ रखा है वो धातु है, तो धातु के लिए K का मान अनंत होता है। धातु के लिए K का मान अनंत होता है, और ये फॉर्मूला बन जाएगा D माइनस टी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा अगला पोर्शन। भाई T बटे अनंत 0 हो जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि संधारित्र में प्लेटों के बीच कई सारी पट्टियाँ रखी हैं। एक पट्टी की मोटाई T1 है, एक पट्टी की मोटाई T2 है, T3 है ना? कई पट्टियाँ रखी हैं, और उनके परावर्तितांक भी अलग अलग हैं। किसी का K1 है, किसी का K2 है, किसी का K3 है। तो यहाँ तक सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी की जगह T1 प्लस T2 डॉट 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 जितनी भी हों, और T बटे K की जगह क्या लगाओगे, T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? अब देखो एक बात आपको और बता देते हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे, कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ जाती है, मैं उसको यहीं पर आपको क्लियर करता हूँ। देखो बच्चों, एक संधारित्र है, ये संधारित्र की प्लेट है ना? वाई प्लेट पृथ्वी जुड़ी थी, यहाँ मैंने Q आवेश दिया था। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ गया था, बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस Q जो पृथ्वी में चला गया था ना? मैंने बोला था क्योंकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर माध्यम से होकर आवेश को ट्रांसफर करना होता है, और जब आवेश को ट्रांसफर करना है तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में माध्यम में संचित होता है वैद्युत क्षेत्र के रूप में। और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। मान लिया वो वैद्युत क्षेत्र E0 है। क्या है? E0 है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया। पदार्थ तो कुछ होता नहीं, पदार्थ तो अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, और उसमें कुछ धनात्मक भाग होता है, कुछ ऋणात्मक भाग। तो जब हमने इसमें पदार्थ भर दिया तो पदार्थ नहीं भरा, हमने क्या किया, बहुत सारे अणु भर दिए, बहुत सारे परमाणु भर दिए, लाखों करोड़ों अरबों, है ना? और जैसे ही वो अणु होगा, जैसे ही वो भरा जाएंगे अणु, तो क्या होगा, उसका जो धनात्मक पार्ट है अणु का, वो इधर की तरफ खिसकेगा, ऋण प्लेट की ओर विस्थापन होगा उसमें, और जो ऋणात्मक भाग है वो धन की ओर, यानी वो अणु ध्रुवित हो जाएंगे ऐसे करके। ठीक है जी? हो गए नहीं हो गए?
ये हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया, इधर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस। तो इस प्रकार वो अणु ध्रुवित हो जाते हैं। किसके अणु? परावैद्युत पदार्थ के। और प्लस से माइनस की ओर फिर वही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, पर वैद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस की ओर ही उत्पन्न होगा ना। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो ये उत्पन्न हो गया, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI। अब एक बार बताएं, जो ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो पहले उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र था उसकी विपरीत दिशा में है या उसकी दिशा में है? उसका सपोर्ट कर रहा है या उसका अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो अब क्या होगा? E0 माइनस E डैश होगा, ठीक है, क्योंकि वो कम होगा मात्रा में। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र कम हो गया। वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? कम। और वैद्युत क्षेत्र कम होने से V बराबर ED, प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो गया। प्लेटों के बीच विभवांतर कम होने से Q बराबर CV और C बराबर Q बटे V, धारिता बढ़ गई। बात समझ में आई नहीं आई? और कितनी हो गई धारिता? K गुनी। अगर वो पूरे में भरा जाता है तो K गुनी, और नहीं तो फॉर्मूला आपके पास आ गया, वो आ गया। सबसे अच्छा तरीका जो साइंस या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का होता है, सबसे पहले उसके आर्टिकल को हम बड़े ध्यान से पढ़ लें, उसको सूत्रों को याद कर लें, फॉर्मूला याद कर लें, और फॉर्मूले में ये भी पता हो कौन क्या है, और उसके बाद सीधा ही उनके किसी एक दो न्यूमेरिकल को कर लें। हम ना आर्टिकल भूलेंगे ना न्यूमेरिकल भूलेंगे, ये दावा है मेरा। बहुत से बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल करने नहीं आते। अब देखो बेटा, क्लास में कुछ बच्चे कमेंट्स भी लगातार करते हैं, पर ज़्यादातर पढ़ाई के एक्सपेरिमेंट हो, आधा पौन घंटा, 1 महीना बोर्ड में रह गया है ना। हम आपस की बोलचाल तो कभी भी कर सकते हैं, परंतु क्लास में क्या देना चाहिए, में फोकस करना चाहिए न्यूमेरिकल्स पर विशेष। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र, मेरे दिमाग में समांतर प्लेट संधारित्र आते के साथ ही दोनों फॉर्मूले मेरे दिमाग में कुल बुलाते हैं। एक तो क्या? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और एक C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस T प्लस T बटा K। आपके दिमाग में कुल बुलाने चाहिए। प्लेटों के बीच वायु है, प्लेटों के बीच कौन है? चलो वैसे ही लिख देता हूं, यानी K बराबर 1 है, ठीक। धारिता 8 पिको फैरेड है, PF मीन्स पिको फैरेड, 8 PF मीन्स पिको फैरेड, ठीक। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी परिवर्तन हुआ है, यानी ये इनिशियल वैल्यू है पहली, और प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी, इसका क्या मतलब है कि जो दूरी थी वो उसे हाफ कर दी। अगर पहली दूरी मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी D थी, तो अब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी, D/2। आगे, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया, यानी वायु को हटा दिया गया और वायु की जगह अब 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया गया। नई धारिता कितनी होगी, ये तो पूछा। अब आप देखो, इसमें इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब धारिता का सवाल है, वो भी संधारित्र की। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये याद है ना। अब इसमें क्या चीज बदली? एक तो K बदला और D बदला, यानी A पर तो कुछ नहीं कहा गया ना, A को थोड़ी कुछ कहा गया, यानी A और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो C समानुपाती आया K बटा D, और यहाँ C के ऊपर है तो 1 ऊपर 2 नीचे रहेगा, यहाँ K ऊपर है तो K की जगह K1 बटे K2, और D चूंकि नीचे है, नीचे वाला का क्या होता है जी? ऊपर 2 नीचे 1, तो क्या आएगा? D2 बटे D1, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नया क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा? दूरी तिहाई कर दी, दूरी चौथाई कर दी, दूरी दुगनी कर दी, परावैद्युत पदार्थ पहले 6 था फिर वायु कर दिया, क्षेत्रफल घटा दिया। अब यही तो करेगा, और करेगा क्या? सवाल थोड़ी बदल देगा। चलो एक और देखते हैं सवाल, दोनों NCERT किताब के हैं। K परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत सिंपल, एक 2 प्लेट हैं, उन प्लेट के बीच एक गुटका रखा गया, और उस गुटके का क्षेत्रफल भी क्या है? इन प्लेटों के क्षेत्रफल के बराबर है। बोलो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उससे, उसने उसका क्षेत्रफल क्या कर लिया? बराबर मान लिया। ये 2 प्लेट थी, बाहर वाली प्लेट पृथ्वी से जुड़ी, ठीक। आगे कहा गुटके की मोटाई 3/4 D है, और D प्लेटों के बीच की दूरी भी थी, D प्लेटों के बीच की दूरी है। चलो, यानी जो T का मान है वो 3/4 D है। आगे, पट्टिकाओं के बीच के गुटके को रखने पर
धारिता में क्या परिवर्तन होगा। यानी परिवर्तन होगा का क्या मतलब है, जब इस ऐसा क्वेश्चन कोई आता है क्या परिवर्तन होगा, इसका मतलब है कि दो धारिताएं कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक तो वो धारिता जो बिना पट्टी के पहले थी और एक वो धारिता जो पट्टी रखने के बाद है। बोलो बात समझ में नहीं आई क्या? अब बताओ, पट्टी रखने से पहले तो वायु थी ना बीच में, है ना, तब धारिता का फॉर्मूला क्या लगेगा, C बराबर K एप्सिलॉन A बटे D। ये क्यों लगाया, क्योंकि जब तो वायु थी ना, प्लेट थी नहीं ना, तो C की जगह C, K की जगह 1 एप्सिलॉन A बटे D, यानी एप्सिलॉन A बटे D का मान C आ गया जी। पहला क्वेश्चन तो ये बनी। अब वो धारिता कैलकुलेट करूंगा जो मैंने प्लेट रखी। बताओ, प्लेट रखने पर धारिता मान लिया C डैश हो गई और धारिता का फॉर्मूला है एप्सिलॉन A बटे D माइनस T प्लस T बटे K। एप्सिलॉन A बटे D, T की जगह 3D बटे 4 प्लस 3D बटे 4 K। बोलो समझ में आई नहीं आई? देखो D सब में कॉमन आ गया, आया नहीं आया? तो आया एप्सिलॉन A बटे D कॉमन आ गया, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा, 1 माइनस 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 K। चलो आया, और एप्सिलॉन A बटे D की जगह कौन आ जाएगा, C। कौन आ गया, C। तो C डैश की वैल्यू आई C 1 में से 3 बटे 4 गए, क्या बचे, 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 K। चलो C डैश बराबर C, ये 4 K मैं कॉमन ले लेता हूं नीचे, क्या बचा है जी, क्यों, K प्लस 3, K प्लस, तो बच जाओ धारिता क्या हो गई, 4K अपॉन K प्लस 3 C। धारिता इतने गुनी हो जाएगी, हो गई जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर लूंगा एग्जामिनर का, अगर वो ये कह देते हैं कि एक 6 परवृत्तांक का पदार्थ रख दिया जी, तो K की जगह 6 और आंसर आ जाएगा 24 बटे 9 गुनी हो जाएगी धारिता, सिद्ध करो। अब बच्चा सोचेगा 24 बटे 9 का आ गया सवाल। तो मतलब कुल मिलाकर आधार पर ध्यान दो, फॉर्मूले पर ध्यान दो, न्यूमेरिकल अपने आप अच्छे लगने लगेंगे, बिना करे तो होंगे नहीं। आप यही सोचते रहोगे कि जी अपने आप पेन रख देंगे न्यूमेरिकल होना शुरू हो जाएगा, ऐसा दिन तो कभी आने वाला नहीं है। चलो अब देखो, ये 2-3 छोटी छोटी बातें और आती हैं यहाँ पर, श्रेणी क्रम और समानता क्रम की। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं और समानता क्रम किसे कहते हैं, दोनों बताता हूँ। अगर ये 3 संधायित्र हैं, एक संधायित्र की दूसरी प्लेट दूसरी की पहली से जोड़ दें, दूसरी की दूसरी प्लेट तीसरी की पहली से जोड़ दें, है ना, तो ये कहा जाएगा ये श्रेणी क्रम में है 3 संधायित्र। किस क्रम में है? मान लिया पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है और तीसरे की धारिता C3 है। ठीक, अगर यहां से हम पहली प्लेट को केवल आवेशित कर दें, प्लस आवेश दे दें, इस पर अपने आप माइनस आवेश आएगा, इस पर अपने आप प्लस आवेश आएगा, इस पर अपने आप माइनस, फिर प्लस, फिर अपने आप माइनस, यानी एक प्लेट को आवेशित किया, आगे तक चलता चला गया, आवेश तो नहीं खत्म हुआ ना बटा आवेश, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, इस प्लेट पर अगर Q है तो दूसरी पर माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। संधायित्र पर नेट आवेश पूछेगा तो 0, क्योंकि एक प्लेट पर प्लस है दूसरी पर उतना ही माइनस है, तो संधायित्र पर नेट आवेश कितना आएगा, संधायित्र पर नेट आवेश कितना आएगा, 0, परंतु आवेश समान होगा। ठीक, जब आवेश समान है और सभी की कैपेसिटी अलग अलग है, सभी की कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, मान लिया पहले संधायित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरी प्लेट के सिरों विभवांतर V2 है और तीसरे के बीच विभवांतर क्या है, V3 है, क्योंकि आवेश तो तभी गया होगा ना जब हमने इनके बीच विभवांतर लगाया होगा। क्लियर? बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? तो यानी कहने का मतलब कौन है, कौन बटा श्रेणी क्रम में, आवेश या विभवांतर, विभव बटा ना। तो यहाँ क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V की जगह लगा सकता हूं Q बटे C, Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। Q कैंसिल हो गया तो 1 बटे C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3।
यानी श्रेणी क्रम में जो अगर संधारित्र जुड़ेंगे तो वो उल्टे होकर जुड़ते हैं। ठीक, समांतर क्रम किसे कहते हैं? ये एक संधारित्र, ये दूसरा और ये तीसरा, है ना। एक तरफ की प्लेट एक तरफ जुड़ी हो, दूसरी तरफ की प्लेट दूसरी तरफ जुड़ी हो, तो वो समांतर क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? आप देखो, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम भी लिख सकते हैं इसे, और समांतर क्रम भी, है ना। तो समांतर क्रम में क्या होता है, मैं आपको बताऊं। ये तीन संधारित्र हैं और इनकी एक तरफ की प्लेटें एक तरफ जुड़ी हैं और दूसरी तरफ की प्लेटें दूसरी तरफ जुड़ी हैं। कोई दिक्कत? मान लिया एक की धारिता C1 है और एक की धारिता C2 है और एक की धारिता, और A और B के बीच ये जुड़े हैं और A और B के बीच हम विभवांतर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्योंकि विभवांतर दो विभवों का अंतर होता है, यानी A और B के बीच विभवांतर का मतलब है A पर विभव और B पर विभव का अंतर, और ये तीनों के तीनों संधारित्र A और B के बीच ही जुड़े हैं, तो विभवांतर तीनों के लिए क्या होगा? समान होगा। अगर इसके लिए V है तो इसी के लिए भी V होगा, यहाँ भी V होगा। ठीक, अगर यहाँ से आवेश Q हमने देना शुरू किया तो वो आवेश तीन जगह बटेगा। कितनी जगह? इस पर इसकी Q1 और यहाँ Q2 और यहाँ पर। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। पहले संधारित्र पर आवेश क्या आया? C1V। दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या आया? C2V। और तीसरे संधारित्र पर आवेश क्या आया? और कुल आवेश क्या था जी? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की जगह CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, और V कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और समांतर का एक फॉर्मूला क्या बताया? समांतर विभवांतर। समांतर क्रम में क्या समान होगा? इनके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो तुम खुद भी कर सकते हो। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 20 और 30 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? क्वेश्चन श्रेणी क्रम का है तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/C बराबर 1/C1 प्लस तीनों तीन जोड़ लो, और यहाँ 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड के तीन संधारित्र पार्श्व क्रम, मैंने खाली पार्श्व क्रम की वजह से लिया। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। धारिता का फॉर्मूला होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई प्रॉब्लम? देखो, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, क्या बताया था कि जब एक संधारित्र है, उस संधारित्र की एक प्लेट को आवेश देते हैं तो उस आवेश को हम दूसरी प्लेट पर हमें ट्रांसफर भी करना पड़ता है। और जब आवेश को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट के पर बीच हम, तो क्या होते हैं? कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संचित होगा। संधारित्र में ऊर्जा रहती है कहाँ? प्लेटों के बीच के माध्यम में। प्लेटों के बीच के माध्यम में रहती है। किस रूप में रहती है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। अब देखो, ये दो संधारित्र, दो प्लेट, उनका क्षेत्रफल कौन? A। पहली प्लेट को कौन दिया? आवेश Q दिया, दूसरी पर ट्रांसफर हुआ, बाहर के पृष्ठ पर प्लस आया, वो पृथ्वी में। मान लिया प्लेटों के बीच की दूरी कौन है? D है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? अब सब आवेश तो एक साथ ट्रांसफर नहीं होगा ना। मान लिया हमने dq आवेश दिया। कितना आवेश? dq आवेश दिया, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो, विभव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर W/Q। अगर हम dw कार्य करना पड़ा, मान लिया dq आवेश देने में, तो dw की वैल्यू क्या होगी जी? dw की वैल्यू होगी V dq होगी। अब मुझे q आवेश ट्रांसफर करना है। भाई, शुरू में जब ट्रांसफर शुरू किया, जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो, अभी वीडियो हम अपलोड जब करते हैं या वीडियो हम डायरेक्ट चाहते हैं, तो पहले तो 0 होती है ना, फिर परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। तो हमें 0 से लेकर q तक आवेश पहुंचाना है ना। तो q आवेश ट्रांसफर करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं समाकलन करूंगा 0 से लेकर q तक को, dw को, याद है। और यहां मैं करूंगा 0 से लेकर q तक, dw का मान कौन है? V dq। V की जगह क्या लगाऊंगा? Q/C। क्या लगाऊंगा? तो W बराबर यहां क्या आया? समाकलन 0 से Q, Q/C dq। C कौन है? संधारित्र की धारिता।
संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? प्लेटों के बीच के दूरी पर, प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर और प्लेटों के बीच के माध्यम पर। इनमें तो कोई सा भी नहीं है ना, तो यानी ये कांस्टेंट है। तो C को बाहर रख लेता हूं। इस Q का समाकलन क्या होगा? Q की घात 1 है। जब हम समाकलन करते हैं x की घात n का समाकलन क्या होगा? x की घात n+1 बटे n+1। Q की घात 1 का समाकलन क्या होगा? Q²/2 होगा जी। हाँ, अब बताओ कार्य क्या आया? 1/c। Q की जगह Q लगाते हैं पहले तो, और Q की जगह फिर 0 लगाएंगे। तो क्या आया आंसर? Q²/2c। ठीक आया। और यह कार्य ही प्लेटों के बीच के माध्यम में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। होता है नहीं होता? ठीक, यानी यह कार्य नहीं है, यह कार्य ही ऊर्जा है। ठीक, इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, इस कार्य के विभिन्न रूप हो सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, देखो ये ऊर्जा का फॉर्मूला आया। ऊर्जा का एक फॉर्मूला और हो सकता है, Q की जगह मैं CV लगा लेता हूं। जब मैं Q की जगह CV लगाऊंगा तो Q का वर्ग बताओ क्या होगा? 1c से 1c कैंसिल हो जाएगा और U बराबर हाफ CV²। ठीक है जी। ऊर्जा का एक फॉर्मूला और यहां आ जाता है। देखो मैं कैसे उसे बनाता हूं। U बराबर हाफ CV और V को अलग कर दिया मैंने, और Q बराबर होता है CV, तो U बराबर हो गया हाफ QV हाफ। तो ये तीनों फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं डायरेक्ट, और ये न्यूमेरिकल आ भी जाते हैं। ठीक, इसी ऊर्जा के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ऊर्जा घनत्व, है ना। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व हमेशा जब भी घनत्व शब्द आएगा वो एकांक आयतन मान लो। ऊर्जा घनत्व क्या बताया? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक, तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हुई उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसे स्मॉल u से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल u से। और स्मॉल u का मतलब होगा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मतलब होता है कुल संचित ऊर्जा बटे आयतन, बटे कौन? और आयतन यहाँ क्या होगा? देखो जी, ये A है क्षेत्रफल और बीच की दूरी d है, तो आयतन होगा A गुणा d। क्या होगा? तो यानी कह सकता हूं मैं U बटे AD, U बटे, और U का मान क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? हाफ CV²। तो U बराबर आ जाएगा यहां से 1 बटे AD, तो बाहर आ ही गया, आया ना। C की जगह क्या लगाऊं? U की जगह क्या लगाऊं? U की जगह 1/2 CV। चलो अब मान लगाने शुरू कर दो सबके। देखो C का मान K ε0 A बटे D पढ़ा है ना, और V का मान ED। अरे V का मान, तो बोलो क्या आया फिर? 1 बटे AD 1/2 K ε0 A बटे D E²। इस D² से दोनों D, ये गलत नहीं, ये D गलत कर दिया मैंने ना, स्मॉल है ये। क्या है ये स्मॉल है, गलत मत कर देना, ये स्मॉल D है, मैंने स्मॉल कैपिटल लिख दिया धोखे से। ठीक है जी। अब बच्चों क्या हुआ यहाँ पर? दोनों D कैंसिल हो गए, A से A कैंसिल हो जाएगा। बोलो स्मॉल u की वैल्यू क्या आई? 1/2 K ε0 E²। और अगर प्लेटों के बीच वायु है तब K का मान 1 होगा, और U बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 ε0 E²। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी क्वेश्चन में हाफ ऊर्जा घनत्व की विमा लिखने को आ जाती है। ऊर्जा घनत्व की क्या लिखने को आती है? विमा। कभी कभी आती है कि हाफ ε0 E² की विमा लिखो, है ना। और ऊर्जा घनत्व की जो विमा होती है U की, ये ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, यानी ऊर्जा घनत्व कहते हैं ऊर्जा की विमा बटे
आयतन की विमा। काहे की विमा बताओ। ऊर्जा की विमा क्या होती है? ऊर्जा की विमा होती है ml2 और आयतन की विमा L की घात 3। 2L से 2L कट जाएंगे, क्या आएगा? बोलो क्लियर आया नहीं आया? क्लियर है जी। तो अब आराम से इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं। आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेता हूं पहले, फिर थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे आज ही। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है। 100 माइक्रोफैरड धारिता है। धारिता को क्या कहेंगे? C 100 गुणा 10 की घात -6 10 की घात -4 जूल। 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बताओ V बराबर ऊर्जा, U बराबर हाफ CV², और ऊर्जा का मात्रक वही होगा जूल। 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र, बोलो C बराबर 10 गुणा 10 की घात -6 फैरड। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया विभवांतर। जो विभव है वो पहले 100 वोल्ट है और फिर कितना कर दिया? ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? दोनों बार ऊर्जा निकाल लो। बताओ पहली बार ऊर्जा कैसे निकालोगे? U1 बराबर 1/2 C V1², और दूसरी ऊर्जा 1/2 C V2²। और परिवर्तन कैसे निकालेंगे? घटा लेंगे, U2 - U1 या U1 - U2। परिवर्तन में तो दोनों बड़े में छोटा घटा लेंगे। एक ये 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास अब आपके लिए। ये पॉपुलर क्वेश्चन। एक घन है, उस घन के जितने भी भुजा हैं सब पर एक संधारित्र लगा है C। कितने संधारित्र हैं कुल मिलाकर देख लो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संधारित्र हैं लगे हैं। उसने कहा ये जो विकर्ण है 2 P और Q R बिंदु हैं विकर्ण अभिमुखी, इनके बीच कुल धारिता कितनी होगी? इनके बीच कुल धारिता। इससे इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना होगा। आराम से सुनेंगे बात। ऐसे क्वेश्चन को जो P और R हैं, इस P और R को हम कर लेते हैं। चलो इस P और R, एक बिंदु P मान लेता हूं इधर, और लास्ट में एक बिंदु R मान लेता हूं। यह हमेशा ऐसे मान लिया करो। अब इस P से देखो कितने संधारित्र जुड़े हैं। इस P से 3 संधारित्र जुड़े हैं, एक ये और एक ये जुड़े। ऐसे आपको क्रम पता नहीं चलेगा, ये श्रेणी क्रम समानता क्रम। तो ये जो जुड़ा है, इस बिंदु को मैंने O मान लिया, इस बिंदु को T मान लिया, और इस बिंदु को मान लिया M मान लिया। इन तीनों बिंदुओं के संपाती एक बिंदु यहां मैं ले लेता हूं। यहां कौन कौन से बिंदु के संपाती? O, T और M। O, T, M। कोई सा एक बिंदु मान लो, कोई भी कह दो उसे। यानी इनके बीच, इन 3 बिंदुओं के बीच और P के बीच ये 3 संधारित्र हैं, है ना? तो यानी एक संधारित्र जोड़ा, दूसरा जोड़ा, और ये तीनों संधारित्र अब समांतर क्रम में है। C, C, C जोड़े। इसी प्रकार R के साथ भी क्या है जी? R के साथ भी 3 संधारित्र हैं, 1 2 3। एक बिंदु क्या है? ये मान लिया S है, ये N है, और ये Q है। तो S N Q को एक बिंदु और मान लेते हैं इधर, है ना? कौन कौन से बिंदु? S N Q, और उनके बीच भी 3 संधारित्र यहां हैं। बोलो समझ में आए? ये तीनों संधारित्र क्या हैं? समांतर क्रम में। बीच के जो 6 संधारित्र हैं वो एक तरफ तो इन बिंदुओं से जुड़े हैं और दूसरी तरफ उन बिंदुओं से जुड़े हैं। तो 6 संधारित्र ऐसे जुड़े हैं। अब आप बताओ ये जो पूरा चित्र है ये पूरा चेंज हो गया या नहीं हुआ? हो गया चेंज? नहीं हुआ? अब क्या करेंगे जी हम? अब इन 3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उन 3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इन 6 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और फिर सारे श्रेणी क्रम में। मान लिया इन तीनों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने पर C1 आया, तो C1 की वैल्यू क्या आई? C + C + C बराबर
और इन 6 को समांतर क्रम में जोड़कर क्या आया, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C 6C, और उन्हें जोड़कर क्या आया 3C आया। और फिर इन तीनों को 1/C डैश बराबर 1/3C 1/6C और 1/3C कर लोगे जी आंसर। आगे चलते हैं। आप बच्चों एक नया न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक चित्र आएगा, है ना, ये 2 ओम 3 ओम 5 ओम 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र और 2 एम्पीयर की धारा। कहा यह गया कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, संधारित्र पर आवेश कितना होगा, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, है ना। जब कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम उसका चित्र अपने अनुसार कन्वर्ट कर लें। जैसे बताओ ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये किस क्रम में है, पक्का ये श्रेणी क्रम में क्यों है, क्योंकि ये एक यहाँ से तार शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हो गया। अगर मैं इस तार को यहाँ से तोड़ लूँ और इस तार को यहाँ से तोड़ लूँ और ऐसे फैला दूँ तो एक तार में आ गई। यानी 2 ओम 3 ओम 5 ओम ये श्रेणी क्रम में है। यानी मैं चाहूँ तो मैं ये फिगर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर इस तार की जगह एक नया तार डाल दूं और उस तार की जगह एक नया तार डाल के एक ही प्रतिरोध में कन्वर्ट कर सकता हूं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा सीधे सीधे जुड़ते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या आया, यानी मैं चाहूं कि 10 ओम का एक तार लगा दूं यहां पर इन 3 तार की जगह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या है कोई प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन अब देखो ये हो गया। आप बताएं, एक नारा मैंने बुलवाया था, आपको याद होगा, समांतर विभवांतर, समांतर। तो यहां मुझे इस 10 ओम पर जितना, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, बंद कोठरी बन रही, तो ये दोनों समांतर क्रम में, तो जितना विभवांतर 10 ओम के सिरों पर होगा उतना ही विभवांतर इन दोनों की प्लेटों के बीच होगा। तो मैं 10 ओम पर विभवांतर कैलकुलेट कर लेता हूं। किस पर, 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा बताओ। हाँ जी, V बराबर IR, बोलो V बराबर I कितना है 2, R कितना है 10, बराबर क्या आ गया 20 वोल्ट। बोलो इतना ही विभवांतर 2 माइक्रोफैराड पर होगा। अब मुझे 2 पर आवेश पूछा, तो 2 पर आवेश पूछा तो Q बराबर क्या लगा दूंगा जी, Q बराबर CV। अरे Q बराबर क्या लगा दूंगा भाई, C का मान 2 गुणा 10 की घात -6, V का मान 20, तो इतने वोल्ट आ गया, इतने कुलाम आ गया। आया, ऊर्जा पूछेगा तो ऊर्जा बराबर ½ CV²। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है जी। तो जो पूछेगा वो पूछ ले हमसे। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन अगर लेता हूं, एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। एक संधारित्र होगा, उस संधारित्र में कभी कहेगा दूरी, ये कहा क्वेश्चन कि ये संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है पर बोल रहा हूँ। एक संधारित्र है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। A/3 क्षेत्रफल पर K1 परावर्तनांक भरा गया। कौन, ऐसा माध्यम है यहाँ पर इस A/3 तक क्षेत्रफल तक जिसका परावर्तनांक K1 है, और 2A/3 क्षेत्रफल तक ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तनांक K2 है। नेट धारिता बताओ, नेट। इस सवाल को ऐसे है ना, जब क्षेत्रफल आधा तिहाई आधा चौथाई ये करे, इसे ऐसा कर लो जरा मन आपको अच्छा दिखेगा। बताओ यहाँ क्षेत्रफल तिहाई और यहाँ क्षेत्रफल 2/3, यहाँ माध्यम K1 वाला और यहाँ माध्यम, बीच की दूरी D। आप बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसी सवाल को आपके सामने यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूं, थोड़ा सा यहाँ, और इस तार को यहाँ मिला दूं ऐसे करके, इस तार को थोड़ा खींच दिया प्लेट को, अब ये आपको कौन से क्रम में दिख रहे हैं दोनों, समांतर, क्योंकि एक तरफ की प्लेटें एक तरफ जुड़ी हैं और दूसरी तरफ की प्लेटें दूसरी तरफ। यानी कहने का मतलब है कि इन्हें अलग अलग संधारित्र मान लो, तुम इन्हें क्या मान लो,
कि ये एक संधारित्र नहीं है, ये अलग संधारित्र है, ये अलग संधारित्र है, और ये दोनों संधारित्रों की दो संधारित्र हैं, एक तरफ की प्लेटें एक तरफ है, दूसरी तरफ की प्लेटें दूसरी तरफ है। कभी भूल जाओगे क्या? बताओ, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। बताओ पहले वाले संधारित्र का क्या होगा? K की जगह K1, A की जगह A बटा 3 और D की जगह D, यानी क्या आया? K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे 3D। बोलो क्लियर है? और दूसरे में क्या आया? K2 एप्सिलॉन नॉट 2A बटे 3, बोलो 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे, दोनों समांतर क्रम में हैं। C बराबर C1 प्लस, बताओ K1 एप्सिलॉन नॉट A बटे 3D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A 3D। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई? बोलो, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई? भाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आया, अपॉन 3D भी कॉमन आया, क्या बचा? K1 प्लस 2K2। बोलो बात समझ में नहीं आई? अभी क्या कहेगा वो? K1 K2 के मान दे देगा, कह देगा निर्वात था तब धारिता C थी, तो जब एप्सिलॉन नॉट A बटे D की जगह C आ जाएगा। नहीं चलेगा। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, बस खत्म है मेरा आज का सेशन। कल बहुत अनिवार्य रूप से जुड़ना, नहीं तो 5 नंबर खो दोगे। आज भी 5 नंबर का काम कराया है। देखो इस चित्र में, ये मत देखो क्या चित्र देगा वो, तो ये कहेगा प्रत्येक पर आवेश बताओ संधारित्र पर, प्रत्येक के सिरों के बीच प्लेटों के बीच विभवांतर बता दो, प्रत्येक में ऊर्जा बता दो। वो कुछ भी कहे, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? तुम्हें हर एक पर आवेश निकालना है पहले। ठीक, अब आप बताएं, पहले पिक्चर हल्की कर लो, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम का सूत्र बताओ। बराबर क्या आया? 12 लघुत्तम 5 बटे 12 आया, और C बराबर आ गया 12 बटे 5। यानी ऊपर दो संधारित्र की जगह अगर मैं एक संधारित्र लेना चाहूं तो ले सकता हूं, और C का मान आ जाएगा 12 बटे 5 माइक्रोफैरड। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी, चलो प्रतिरोध तो ऐसे जुड़ जाते हैं सीधे सीधे। 5 + 4 बराबर 9, और नीचे वाला तो सेल है, कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अभी तक क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, क्वेश्चन क्या है। अब आप एक बार बताएं, जितना विभवांतर, ये दोनों समांतर क्रम में है, जितना विभवांतर 9 ओम पर होगा उतना ही विभवांतर 12 बटे 5 की प्लेटों के बीच होगा, है ना? तो पहले 9 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लो, क्योंकि 9 ओम के सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वो 12 बटे 5 पर विभवांतर होगा। फिर Q बराबर CV से आवेश आ जाएगा। 12 बटे 5 इन दोनों से मिलकर बना है, और ये दोनों किस क्रम में थे? हमें आवेश कैलकुलेट करना है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। जितना आवेश 4 माइक्रोफैरड पर होगा उतना ही आवेश 6 माइक्रोफैरड पर होगा, और उतना ही आवेश 12 बटे 5 पर होगा। हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? हमें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या करूं फिर? पहले इसमें धारा कैलकुलेट करो। यहां से धारा चली, इधर को धारा गई, तो कितनी धारा इसमें गई है? बोलो I बराबर E बटे R प्लस स्मॉल r। E की जगह 20, बड़ा R कितना है? 9, स्मॉल r 2 एम्पियर आया। ठीक, अब मैं इन बिंदुओं को A और B कह देता हूं। A व B के बीच विभवांतर, या तो मैं लिखूं, देखो मैं इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो। A व B के बीच विभवांतर लिखूंगा, या मैं लिखूंगा 9 ओम के शुरू के बीच विभवांतर। विभवांतर होता है V बराबर IR, I की जगह 2, R की जगह 9, 18 वोल्ट। क्या आया? अब ये 18 वोल्ट 12 माइक्रोफैरड पर आवेश, 12 बटे 3 है, 12 बटे 5, 12 बटे 5 पर आवेश। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर CV।
C की जगह 12/5 और V की जगह क्या 18, इतने माइक्रो कूलाम का आवेश आया। जितना माइक्रो कूलाम का आवेश 12/5 पर आया, उतना ही आवेश 6 माइक्रोफैरड पर होगा और उतना ही आवेश 4 माइक्रोफैरड पर होगा। उतना ही आवेश किस पर होगा 12 पर, और उतना ही आवेश किस पर होगा 4 पर। ठीक, अगर मैं कहता हूं 4 माइक्रोफैरड पर आवेश, इसे मैं Q1 कह देता हूं और इसे मैंने C1 कह दिया, तो कितना होगा, जितना ये आया इतना क्यों होगा, क्योंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में मिलकर बने हैं और श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है समान, तो उतना ही आवेश यहाँ होगा 12/5 गुणा 18 माइक्रो कूलाम। और अगर मैं कहता हूँ 6 माइक्रोफैरड पर आवेश, वो भी Q2 भी इतना ही होगा 12/5 गुणा 18। अगर वो विभवांतर निकलवाता है तो विभवांतर कैसे निकालूंगा, V1 बराबर Q1/C1 और V2 कैलकुलेट कराता है तो V2 बराबर Q2/C2। ऊर्जा कैलकुलेट कराता है तो U बराबर हाफ Q1 V1 से पहले वाला आ जाएगा और U2 बराबर हाफ Q2 V2 से दूसरा वाला आ जाएगा। बात क्लियर हो गई या नहीं हुआ? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मेरी आज की क्लास का NCERT का, 100 पिकोफैरड का संधारित्र, यहाँ 200 के 2 जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? फिर 100 पिकोफैरड और 300 वोल्ट यहाँ दिए गए हैं इस बिंदु पर। ठीक, अब इसमें क्या पूछा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताओ, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर बताओ, प्रत्येक संधारित्र में ऊर्जा बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर ढंग से करोगे तो, और बेढंग से करोगे तो कभी समझ में नहीं आएंगे। आपस में बातचीत पे लगे रहोगे तो नहीं आने वाले हैं। अब बताओ कैसे करें। सबसे पहले चित्र को हल्का कर लेते हैं, है ना। बताओ, चित्र हल्का करेंगे तो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में क्या आता है फॉर्मूला, 1/C1 बराबर 1/200 प्लस 1/200 बराबर आया 2/200 बराबर आ गया C1 आ गया 200/2 यानी 100 पिकोफैरड। क्या आया? यानी अब जो क्वेश्चन बन गया वो क्वेश्चन ये बना, ये ऊपर C1 है 100 का, पिको में जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ भी है 100 का, यहाँ भी 100 का, ठीक, और यहाँ क्या आया, कितने वोल्ट, 300 वोल्ट आया जी। अब आप इतने बात समझ में आ गई होगी कि इस पर आवेश उतना ही होगा C2 पर जितना C3 पर, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है, और उतना ही आवेश C4 पर होगा। इसे C4 कह देता हूं। क्यों होगा? क्योंकि 100 इन दोनों की पैदाइश है, 100 तो अब क्या है जी, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C4, और C1 प्लस C4 जुड़कर क्या है 200। और 200 किन की पैदाइश है? उसे C5 बोल देता हूं, और ये जो इनकी पैदाइश है केवल, बोलो बच्चों, आज समझ में आई नहीं आई? ये कौन था? C4। कौन था? तो C4 था, तो इसे C5 कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे? ये नाम रखने बहुत जरूरी होते हैं। अभी तुम मानोगे मेरी बात कि मैंने नाम क्यों रखवाए थे। ऐसे C6 कहूंगा, ठीक है जी। चलो, ये दोनों किस क्रम में हुए अब? और श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद क्या आएगा? 1/C बराबर 1/200 प्लस 1/100 बराबर 200 लघुत्तम आया, एलसीएम आया 3/200, और C बराबर आ गया 200/3 पिकोफैरड। अब देखो असली गेम अब शुरू होता है, ठीक। इन दोनों की जगह भी एक संधारित्र आ गया, वो कितने का आया जी? 200/3 पिकोफैरड। इसे C कह देता हूं। क्लियर है जी बात? अब देखो, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उस बात को थोड़ा समझोगे तो अब आपकी असली लास्ट चल रहा आज के सेशन का, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सवाल
कभी भी इस फिगर से नहीं होगा। अगर इसे करना चाह रहे हैं, रटना चाह रहे हैं तो कहीं से भी कर लोगे, इतनी देर नहीं लगाता, फिर मैं तो 2 मिनट में काम खत्म कर देता। ये क्वेश्चन हल होना है, तरीका सीखना है तो लास्ट से लाना पड़ेगा। आप बताओ, जो ये लास्ट वाला है इस पर 200/3 पिकोफैरेड का संधारित्र है एक, उस पर आवेश कितना, इस पर विभव है 300 वोल्ट का विभवांतर है, इस पर आवेश कैलकुलेट करूंगा। इस पर क्या करूंगा, जो इस पर आवेश आएगा, चूंकि ये इन दोनों से पैदाइश है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो जो आवेश इस पर आएगा वही आवेश इस पर होगा, वही आवेश इस पर होगा। ठीक, जो आवेश इस पर है, जो आवेश इस पर है वही आवेश यहां है, वही आवेश यहां है, यानी इसका आवेश का काम तो Q4 का तो हो गया। एक आंसर तो निकाल दिया मैंने, पक्का। अब देखो, जो आवेश इस पर होगा 200 पर, वो इन पर, ये दोनों समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में? इस पर जितना विभवांतर होगा उतना इन दोनों पर विभवांतर बराबर बराबर होगा, परंतु आवेश यहां बटेगा 100 और 100 में। ये 200 था तो दोनों की धारिता बराबर है तो आवेश बराबर बराबर दोनों में बट जाएगा। अगर धारिता बराबर बराबर ना होती, बाई चांस 50 और 100 होती, तो पहले मैं विभवांतर कैलकुलेट करता, तब यह आवेश कैलकुलेट करता। फिर चलो, इस पर जो आवेश है देखो वो यहां निकल गया। इस पर जो आवेश आएगा C5 पर, उतना ही आवेश C2 पर होगा, उतना ही आवेश C3 पर होगा। बोलो बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है? यानी अगर तुम चाहो तो तुम ये लिख सकते हो अपने हिसाब से, इसे Q कह देता हूं आवेश को यहां पर, तो जो ये Q होगा, ये कौन सा संधारित्र है? C4, ये है C6। मैंने इसमें से तुम लोगों से कहा था कि ये जरूर, इनकी नंबरिंग जरूर डाल दो। अगर नंबरिंग डाल दोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, समझ रहे? क्यों? मैंने क्या बताया, जितना Q है उतना ही Q4 होगा, उतना ही Q4 होगा। ठीक, जितना ये C2 C3 है तो ये Q2 Q3 आवेश बराबर होंगे। Q2 Q3 क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है जी? अब आप पीछे से लाते हैं सवाल करके, बताओ Q बराबर CV, C की जगह V की जगह 300, क्या आया? 20,000 माइक्रो कूलम, या माइक्रो को कर सकता हूं 20,000 गुणा 10 की घात -6 0.02 कूलम। अब ठीक है जी? हैं? पीको है? ओहो हो, रहने दो जी, कोई दिक्कत नहीं, पीको कूलम भी रहने दो। बहुत अच्छी बात बताई आपने, मुझे याद दिला दिया। ये माइक्रो कूलम नहीं है, ये क्या है? पीको में चल रहा सवाल, तो पीको ही रहने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है 20,000 कहने में भी। ये Q आवेश आया, जितना Q है उतना ही Q6 है, उतना ही Q4 है। क्यों है उतना? क्यों है उतना? श्रेणी क्रम में कितना जी? 20,000 माइक्रो कूलम। आप समझे बात? आप देखो, चलो इसका काम तो पूरा हो गया, किंतु ये जो C6 था ये किससे मिलकर बना? C1 और C5। और C1 और C5 किससे मिलकर? C1 और C5 पे क्या होगा? समांतर क्रम में है, क्या कॉमन होगा? विभवांतर या आवेश? V1 कैसे कैलकुलेट करूंगा? V1 कैलकुलेट करूंगा, इन पर जो आवेश है C6 पर आवेश है ना, तो टोटल आवेश आ गया ना, टोटल विभवांतर कैलकुलेट कर लो। या इन पर क्या करो, आप डायरेक्ट भी सवाल को कर सकते हो। कैसे बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? ये आवेश आधा आधा बढ़ गया, यानी इसका आधा क्या हुआ? Q1 कितना हो गया? 10,000 पिको कूलम, और ये जो Q5 है ये भी इतना ही होगा। बोलो बच्चों, समझ में ही नहीं आई क्या? आया? अब ये Q5 तो फाइनल हो गया, जितना Q5 है ये C5 इन दोनों से मिलकर बनाया, C2 C3 से श्रेणी क्रम में, उतना ही Q2 होगा, और उतना ही Q3 होगा, और उतना ही Q5। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे सब आवेश सारे निकल गए? निकल गए? सब निकल गए? विभवांतर कैलकुलेट करने तो V1 V2 V3 कैलकुलेट कर लो अपना। ठीक, अगर यहाँ धारिता बराबर ना होती तो क्या करना पड़ता? अनुपात में बांटना पड़ता वो आवेश। ठीक है जी, तो ये क्लास चलती रहेगी। थैंक यू, कल शाम को फिर मिलते हैं।